बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 9 जो है वो हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पार्ट 6 अभी मत ढूंढिए। पार्ट 6 नोमेनक्लेचर का है, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, मैंने बताया था कि मैं बाद में ये बनाऊंगा। तो ये जो अब आखिरी पार्ट है, इसके बाद अब अगला पार्ट जो आएगा 2 हिस्सों में बनाऊंगा। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है पार्ट 6 जो है ये 2 हिस्सों में बनेगा, पार्ट 6A और पार्ट 6B। ये बात ध्यान में रखिएगा, इसके बाद होगा। अभी जो हम कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम ये टॉपिक आपका चल रहा है केमिस्ट्री ऑफ सम इम्पोर्टेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। पेज नंबर 46 से 4 ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो मैंने आपको बताए थे। क्रोमियम है, मैंगनीज़ है, आयरन है और कॉपर है। पिछले पार्ट्स में क्रोमियम देख चुके, क्रोमियम के अंदर क्रोमियम को देख चुके, पोटेशियम डाइक्रोमेट को देख चुके, फिर मैंगनीज़ को देख चुके और मैंगनीज़ में पोटेशियम पर मैंगनेट जो है उसको देख चुके, आयरन को देख चुके और आयरन के एलॉयज़, स्टील और उसकी टाइप्स और एप्लीकेशंस को देख चुके। और अब जो है कॉपर, इसको हम देखने जा रहे हैं। इसमें आप सारी चीज़ें सीखेंगे। कॉपर का इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है, मेटलर्जी ऑफ कॉपर होगा, ज़मीन से जो कॉपर निकलता है क्या वो वैसा ही निकलता है जो कि आपकी बिजली की तारों में नज़र आता है आपको, क्या वैसे ही कॉपर होता है जैसा कि आपकी बिजली की चीज़ों के अंदर कॉपर आपको नज़र आता? नहीं, ऐसा नहीं होता जब ज़मीन से निकलता है तो ये, ठीक है। तो इसको ज़मीन से निकाल के इस पर वर्कआउट किया जाता है, फाइनली वो उस शक्ल में आता है जो कि आप के इस्तेमाल के काबिल होता है। तो ये सारा प्रोसेस देखेंगे हम। कॉपर, मेटलर्जी ऑफ कॉपर, कंसंट्रेशन, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, बेसिमराइजेशन, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, और पेज नंबर 53 पे आखिरी कमर्शियल एप्लीकेशंस ऑफ सम कॉमन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कुछ कॉमन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के आखिर में आपको टेबल नज़र आ रहा होगा ना, टाइटेनियम, वेनेडियम, आयरन, कॉपर, इनकी कमर्शियल एप्लीकेशंस क्या हैं वो भी हम इसी पार्ट में देखेंगे। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं। कॉपर, कॉपर सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लें। कॉपर का इंट्रोडक्शन के अंदर इसका आ जाता है कलर। इसका कलर कैसा है? कलर है इसका रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन इसका कलर है, मतलब रेड जैसा भी है और ब्राउन जैसा भी है। कॉपर जो है वो मैलिएबल है। मैलिएबल पहले ही आपको बता चुका हूँ, मैलिएबल का मतलब क्या है। इसकी शीट्स आप बना सकते हैं, शीट्स जो है इसकी बना सकते हैं। और कॉपर जो है वो डक्टाइल भी है, इसकी वायर्स भी बना सकते हैं। जिस चीज़ की शीट्स आप बना सकते हैं उस चीज़ को आप कहते हैं ये मैलिएबल है, और जिस चीज़ की वायर्स आप बना सकते हैं उसको आप कहते हैं ये डक्टाइल है। तो कॉपर जो है इसकी शीट्स भी आप बना सकते हैं और इसकी वायर्स भी आप बना सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर जो है वो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, कंडक्टर आपको पता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। कंडक्टर, इंसुलेटर। कंडक्टर वो होता है जिसमें से आपने यही सुना है कि बिजली पास हो जाती है। जैसे कि आयरन है वो कंडक्टर है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। और इंसुलेटर वो होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। ये पूरी बात नहीं है, ठीक है। कंडक्टर का मतलब होता है जो कि अपने अंदर से गुज़र जाने दे, उसको हम कहते हैं कंडक्टर। अब अपने अंदर से गुज़र जाने दे, उसमें सिर्फ बिजली नहीं है, उसमें हीट भी है, ठीक है, और उसमें कुछ दूसरी चीज़ें भी होती हैं। तो यहाँ पर हम जिस कंडक्टर की बात कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ऐसा कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से गुज़र जाने दे। अब इलेक्ट्रिसिटी गुज़र जाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स तो बहुत सारे हैं, सब में से ही गुज़र सकता है, आपको पता है। जितने भी आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं आपका 3D सीरीज़ के, 4D सीरीज़ के, 5D सीरीज़ के, 6D सीरीज़ के, सब के सब मेटल हैं। तो मेटल तो इलेक्ट्रिक करंट को पास अपने अंदर से करने देगा ही, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर तो सब के सब हैं। ये 3D सीरीज़ जो है मैंने लिख रखी है यहाँ पर, ये सब के सब इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हैं। इन सब में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, लेकिन इनके दर्जे बने हुए हैं ना, कोई जो है रैंकिंग बनी हुई है, किसको कितना रैंक दिया गया है। कोई अच्छा कंडक्टर है
कोई इतना अच्छा कंडक्टर नहीं है, कोई उससे थोड़ा कम अच्छा कंडक्टर है। कंडक्टर तो सब हैं, ठीक है, लेकिन इसमें रैंक्स बने हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें इलेक्ट्रिकल कंडक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कॉपर का रैंक आता है सेकंड हाईएस्ट आता है, सेकंड हाईएस्ट इसका रैंक आता है, सेकंड हाईएस्ट जो है इसका रैंक आता है। फर्स्ट किसका आता है? फर्स्ट रैंक जो है पहले नंबर पे सिल्वर है। सिल्वर जो है वो बेस्ट मेटल है, बेहतरीन कंडक्टर है, बेहतरीन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। पहले नंबर पे सिल्वर है, दूसरे नंबर पे ये आपका कॉपर आ जाता है। इसके रिएक्शंस जो शुरू में दिए गए हैं 1-2, वो भी नोट कर लीजिए। ये जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी, H2SO4 के साथ भी रिएक्ट करता है, और ये नाइट्रिक एसिड के साथ भी, HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है कॉपर। लेकिन दोनों कंसनट्रेटेड होने चाहिए, कंसनट्रेटेड, दोनों कंसनट्रेटेड गाढ़े होने चाहिए, क्योंकि दोनों जो है एसिड से हम पानी के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो जब हम कहते हैं कंसनट्रेटेड एसिड, तो इसका मतलब ये है कि पानी की मिकदार थोड़ी हो, एसिड की मिकदार ज़्यादा हो। तो जो आपने सल्फ्यूरिक एसिड लेना है या नाइट्रिक एसिड लेना है, वो डाइल्यूट एसिड नहीं लेने, पतले एसिड नहीं लेने, ऐसे एसिड नहीं लेने जिनमें पानी की मिकदार ज़्यादा हो, एसिड की कम हो, बल्कि आपने ऐसा सल्फ्यूरिक एसिड लेना है जिसमें एसिड की मिकदार बहुत ज़्यादा हो, पानी की मिकदार कम हो। और नाइट्रिक एसिड भी आपने कंसनट्रेटेड ही लेना है, गाढ़ा लेना है, जिसमें पानी की मिकदार कम हो और एसिड की मिकदार ज़्यादा हो, ये आपने लेने हैं। इनके केमिकल रिएक्शन भी आप देख लें। अगर कॉपर जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो 2 मोल जो हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड के चाहिए, कंसनट्रेटेड होने चाहिए, ठीक है। उसके नतीजे में कॉपर सल्फेट बनेगा, कॉपर सल्फेट बनेगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनेगी, और वाटर के 2 मोल बनेंगे, ठीक है। और अगर नाइट्रिक एसिड के साथ आप कॉपर को रिएक्ट कराते हैं कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, तो 4 मोल जो है आपको, 4 मोल जो है वो आपको नाइट्रिक एसिड के चाहिए। उसके बाद जो बनेगा कॉपर नाइट्रेट बनेगा, कॉपर नाइट्रेट जो है वो बनेगा, और 2 मोल जो हैं वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बनेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 2 मोल बनेंगे, और 2 मोल जो है वो वाटर के बनेंगे, ठीक है भाई, नोट कर लिया आपने। अच्छा, इसके यूजेस जो हैं वो भी देख लीजिए आप। कॉपर के यूजेस जो कुछ आपकी बुक में दिया हुआ है वो सब मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। ये भी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, इंट्रोडक्शन में ये सारी चीज़ें आ गई, कलर वगैरह, ये वो सब कुछ, रिएक्शंस, इसके यूजेस जो हैं वो भी इसी के अंदर आ जाते हैं। फिर इसकी मेटलर्जी की तरफ चलेंगे। इलेक्ट्रिकल वायर्स, बिजली की तारें, इलेक्ट्रिकल वायर्स, केबल्स बनाने में कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। मोटर्स बनाने में कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो हैं, बिजली से चलने वाली चीज़ें जो हैं उनमें कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। प्लम्बिंग, प्लम्बिंग मैं पहले भी बता चुका हूँ। प्लम्बिंग का मतलब होता है पूरा का पूरा सप्लाई का जो नेटवर्क है आपके घरों के अंदर, पानी की सप्लाई का जो नेटवर्क है जिसमें सारी पाइपलाइंस आ जाती हैं, आपके वाटर टैंक से लेके पूरे घर में जो पाइपलाइंस बिछी हुई हैं, पूरा का पूरा नेटवर्क जो है पानी की सप्लाई का, इसको हम कहते हैं प्लम्बिंग, और इसके अंदर कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा और भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस के अंदर भी इसी तरह के नेटवर्क बने हुए होते हैं। आपका जो कंप्यूटर है उसमें जो CPU है, उसके अंदर जो मदरबोर्ड है, उसके अंदर भी पूरा का पूरा एक नेटवर्क जो है वो बना हुआ है, क्योंकि उसके अंदर भी तो इलेक्ट्रिकल करंट गुजर रहा है ना। तो प्लम्बिंग कलेक्टिवली नेटवर्क को कहते हैं, ठीक है। तो उस पूरे के पूरे नेटवर्क में कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा पाइपिंग, पाइपिंग के अंदर जो है वो कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। नोट कर लीजिए। टेली कम्युनिकेशन, ये जो आप मोबाइल्स यूज़ करते हैं, टेली कम्युनिकेशन,
टेली कम्युनिकेशन, जो राब्ते का आपका निज़ाम है सारा का सारा, मोबाइल्स हैं, फ़ोन्स हैं, जिनके ज़रिए आप एक दूसरे से रब्ता करते हैं, वो चीज़ें जो हैं उनके अंदर भी जो है वो कॉपर का यूज़ किया जाता है। क्वाइनेज, क्वाइंस बनते हैं इससे, कॉपर से। सिक्के बनते हैं, क्वाइनेज, कॉपर्स, सिक्के बनते हैं कॉपर के। एलॉयज़ जो हैं बहुत सारे, उनमें भी कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है भाई, अब चलते हैं उस टॉपिक की तरफ जिसका आपको इंतज़ार है, मेटलर्जी। कॉपर की मेटलर्जी। मेटलर्जी का मतलब क्या है? मेटलर्जी का मतलब क्या है? मैं पहले ये बात बता चुका हूँ, जैसा कॉपर आपको अपने घरों के अंदर, बिजली की तारों के अंदर जो कॉपर नज़र आता है, मोटरों के अंदर जो कॉपर नज़र आता है, या लैब में जैसा आपके कॉपर देखते हैं रेडिश ब्राउन कलर का, ज़मीन से इस हालत में ये नहीं निकलता। ज़मीन से किस हालत में निकलता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। पहले टॉपिक लिख लूँ इसका, मेटलर्जी ऑफ कॉपर। मेटलर्जी ऑफ कॉपर। मेटलर्जी क्या है, पहले ज़रा इसको आप समझ लीजिए। मेटलर्जी एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में आप क्या कर रहे हैं? इस प्रोसेस में आप कर रहे हैं एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल, मेटल को अलग कर रहे हैं, मेटल को अलग कर रहे हैं। तो अलग कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या, मेटल क्या जुड़ा हुआ है दूसरों के साथ? बिल्कुल। मेटल कोई भी ज़मीन से जब निकलता है ना, गोल्ड निकलता है, सिल्वर निकलता है, कॉपर निकलता है, आयरन निकलता है, ठीक है, कोई भी मेटल जब ज़मीन से निकलता है वो कंबाइंड स्टेट में निकलता है, ऐसा अकेला नहीं निकलता, मतलब उसके साथ कुछ दूसरी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है कि उन चीज़ों को साइड में करना होता है, क्योंकि वो हमारा टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट तो हमारा मतलूबा मेटल है जिसको हमें हासिल करना है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? सेपरेट करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सट्रैक्टिंग या सेपरेशन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर। फ्रॉम ओर, ये ओर क्या होती है? ओर का मतलब है कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट, और कंबाइंड स्टेट ऑफ टारगेट मेटल, कंबाइंड स्टेट ऑफ टारगेट मेटल with other elements, with other elements plus earthy material, earthy material, इसको हम कहते हैं और। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? कंबाइंड स्टेट। पहली बात ये है कि ये एक और किसको कहते हैं हम? कंबाइंड स्टेट। एक कंबाइंड हालत होती है, स्टेट का मतलब हालत। इस कंबाइंड हालत के अंदर, जिसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक तरह का मिक्सचर है, एक तरह का मिक्सचर है, एक तरह का मिक्सचर है। तो ये जो और है, इसको मैं कंबाइंड स्टेट कह रहा हूँ या मिक्सचर कह रहा हूँ। तो कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर मिक्स हुई हुई? आपका टारगेट मेटल नंबर 1, आपका टारगेट मेटल वो होगा इसके अंदर, जैसे कि हमारा यहाँ टारगेट मेटल क्या है? कॉपर। और दूसरी कौन सी चीज़ें होंगी इस मिक्सचर के अंदर? अदर एलिमेंट्स, दूसरे एलिमेंट्स होंगे, नोट करते रहें, अदर एलिमेंट्स। और क्या चीज़ होंगी इसके अंदर? इसके अंदर अर्दी मटेरियल, अर्दी मटेरियल। अर्दी मटेरियल से मतलब क्या है? क्योंकि ज़मीन से हम निकालते हैं ना इसको, जब ज़मीन से निकालते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, ज़मीन से निकाल रहे हैं तो फिर उसमें क्या होगा? उसमें मट्टी भी होगी, ठीक है, उसमें मड भी होगी, मड, स्टोन्स ये भी होंगे, मड स्टोन्स ये भी होंगे। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल अगर हम कॉपर की देखें, कॉपर और की अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इसका नाम है हमारे पास कैल्कोपायराइट। कैल्कोपायराइट, कैल्को
पायराइट, ये कॉपर और है और ये कैसी है, CuFeS2। अब इसके अंदर आप देख लें आपका टारगेट मेटल छुपा हुआ है, ये कैल्कोपायराइट, ये क्या है, ये आपकी और है कैल्कोपायराइट। और क्या आपका टारगेट आयरन है, नहीं आयरन नहीं है। क्या आपका टारगेट सल्फ़र है, नहीं सल्फ़र भी नहीं है। आपका टारगेट है ये कॉपर जो है इन एलिमेंट्स के साथ कंबाइंड स्टेट में मौजूद है, प्लस क्योंकि ज़मीन से ये कैल्कोपायराइट आप निकाल रहे हैं तो ज़मीन से मिट्टी भी आ रही है, पत्थर भी आ रहे हैं। तो साबित हुआ यहाँ पर कि जब हम बात करते हैं कि मेटलर्जी ऑफ कॉपर, मतलब आप क्या कर रहे हैं, मेटलर्जी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं अपने मेटल को फ्रॉम ओर से अलहदा कर रहे हैं। और क्या है आपकी कंबाइंड स्टेट ऑफ टारगेट मेटल, कंबाइंड स्टेट है आपकी जिसके अंदर आपका टारगेट मेटल छुपा हुआ है दूसरे मेटल्स के साथ, दूसरे एलिमेंट्स के साथ और प्लस अर्दी मटेरियल्स के साथ। ये तीन चीज़ें हैं आपकी और के अंदर, ये तीन चीज़ें हैं आपका टारगेट मेटल जैसे कि यहाँ पर हमारा कॉपर है, अदर एलिमेंट्स जैसे कि हमारे पास आयरन और सल्फ़र हैं, और अर्दी मटेरियल्स मट्टी पत्थर वगैरह ये भी हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ये अर्दी मटेरियल पत्थर या मट्टी वगैरह इनको अलग करना है। अदर एलिमेंट्स जो हैं जैसे कि ये आयरन है और सल्फ़र है इनको अलग करना है और अपने टारगेट मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, सेपरेट करना है, अलग करना है। और ये जो प्रोसेस है जिसमें आप अपने टारगेट मेटल को सेपरेट कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं इन दूसरे एलिमेंट्स और अर्दी मटेरियल से, इसको प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेटलर्जी। मेटलर्जी आयरन की भी होती है, मेटलर्जी जिंक की भी होती है। जितने ट्रांजिशन मेटल्स हैं सबकी मेटलर्जी होती है। ज़मीन से खोद के इनको जब निकाला जाता है तो मेटलर्जी का प्रोसेस होता है जिसमें इनको अलग अलग किया जाता है। मट्टी, गारा, पत्थर, अर्दी मटेरियल्स इनको अलग किया जाता है और उसके बाद आपका जो टारगेट मेटल है उसको अलग किया जाता है दूसरे एलिमेंट्स के साथ। जो आपका टारगेट मेटल लगा हुआ होता है उसको अलग किया जाता है, दूसरे एलिमेंट्स को अलग किया जाता है और आपका टारगेट मेटल जो है वो हासिल किया जाता है इस प्रोसेस के अंदर, मेटलर्जी के अंदर। और अभी जो मेटलर्जी कर रहे हैं वो आप किसकी कर रहे हैं, आयरन की नहीं। मेटलर्जी ऑफ गोल्ड कर रहे हैं नहीं। मेटलर्जी ऑफ जिंक कर रहे हैं नहीं। आप कर रहे हैं मेटलर्जी ऑफ कॉपर। आप कॉपर को जो है एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं फ्रॉम द ओर। ठीक है भाई, आगे चलें आप। अच्छा, सिर्फ यही और नहीं है कॉपर की, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, सिर्फ यही कैल्कोपायराइट जो है यही और नहीं है। आपसे कोई पूछता है कैल्कोपायराइट क्या है, आप बोलें ये कॉपर की और है, तो सिर्फ यही एक अकेली कॉपर की और नहीं है, इसके अलावा भी और बहुत सारी और हैं। लेकिन इसके इस और के अंदर, कैल्कोपायराइट के अंदर हमें बहुत ज़्यादा मिकदार में कॉपर मिलता है। ठीक है, इस और में, कॉपर की इस और में, कैल्कोपायराइट में बहुत ज़्यादा मिकदार में हमें क्या मिलता है, कॉपर मिलता है। ठीक है, तो इसी को हमने यहाँ पर केस स्टडी के तौर पे लिया है। अब हम इसमें देखेंगे कि कैसे जो है हम ये मेटलर्जी का प्रोसेस करेंगे जिसमें हम इन अर्दी मटेरियल्स को अलग करेंगे, अदर एलिमेंट्स को अलग करेंगे और अपना टारगेट मेटल हम हासिल करेंगे। कैसे करेंगे उसके कुछ स्टेप्स हैं, ये नोट कर लिया। अब स्टेप्स आप लिख लें। ठीक है भाई, अब आप स्टेप्स लिख लें। स्टेप्स, ये पहला और दूसरा स्टेप, इनके नाम जो है वो हेडिंग्स के साथ नहीं दिए गए क्योंकि ये आसान सी बातें हैं, लेकिन यहाँ मैंने इनको भी इसमें लिखा है। पहला स्टेप है क्रशिंग का, ठीक है। दूसरा स्टेप है ग्राइंडिंग का। तीसरा स्टेप वो है जो कि आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ भी है। क्या लिखा हुआ है, कंसंट्रेशन का, कंसंट्रेशन, इसको कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। चौथा स्टेप जो है वो रोस्टिंग का है। पांचवा स्टेप जो है वो स्मेल्टिंग का है। छठा स्टेप जो है वो बेसिमराइजेशन का है।
बेसिमराइजेशन, और सातवां और आखिरी स्टेप जो है वो रिफाइनिंग का है। रिफाइनिंग का है, नोट कर लिया आपने? ठीक हो गया। अब ये क्रशिंग और ग्राइंडिंग जो है आपकी बुक के अंदर इसकी हेडिंग नहीं होंगी, आपके पास नोट्स में भी शायद इसके बारे में कुछ ना लिखा हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि बुनियादी तौर पर सबसे पहले स्टेप ये है, क्योंकि ज़मीन से जब खोद के इसको निकाला जाता है ना, तो ये जो है हमारे पास पहली बात कॉपर और हमारे पास है कौन सी, कॉपर और जो आप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर वो कौन सी है, कैल्कोपायराइट, कैल्कोपायराइट ये वाली CuFeS2 ये। तो इस कॉपर और कैल्कोपायराइट को जब आप ज़मीन से खोद के निकाल रहे हैं तो ये किस शक्ल में निकल रही है, ध्यान से सुन लीजिए, ये बड़े बड़े ब्लॉक्स पत्थरों की शक्ल में निकल रही है। ठीक है, बड़े बड़े ब्लॉक्स पत्थरों की शक्ल में ये और कैल्कोपायराइट निकल रही है। अब पहला स्टेप आप क्या करेंगे, आप ऑब्वियस सी बात है आप इसको तोड़ेंगे, और यही प्रोसेस आपका कहलाता है क्रशिंग। आप इसको जो है वो तोड़ते हैं तोड़ते हैं तोड़ते हैं, तो ये प्रोसेस क्रशिंग का कहलाता है। ठीक है, और जितना तोड़ सकते हैं उसको तोड़ते हैं। उसके बाद जब ये पत्थरों का ढेर आपके सामने आ जाता है, अगला स्टेप होता है इसको पीसना। ठीक है, इसको पीसना। तो अब क्या करेंगे, अब आप इसको ग्राइंड करेंगे, आप इसको पीसेंगे। ठीक है, तो बड़े बड़े पत्थरों को आपने तोड़ के छोटे छोटे पत्थरों में कन्वर्ट किया। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने उन छोटे छोटे पत्थरों को क्या किया, पीसा। अब जो आपके पास शक्ल आ गई है इस कैल्कोपायराइट की, वो किस शक्ल में आया है, पाउडर की शक्ल में है। ये बात जहन में रखिएगा। अब और की शक्ल कैसी हो गई है, पाउडर की शक्ल हो गई है। अब स्टेप नंबर 3 जो है वो यहाँ पर कंसंट्रेशन का आएगा। कंसंट्रेशन, याद है मैंने आपको 3 किस्म की चीज़ें बताई हैं इस कैल्कोपायराइट के अंदर। जो ज़मीन से जो आप पाउडर है, इस पाउडर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इसके अंदर आपका टारगेट मेटल है, आपका टारगेट मेटल है। ठीक है, लेकिन आपका टारगेट मेटल किस शक्ल में, कंबाइंड शक्ल में। ये देखें CuFeS2 ये रहा आपका टारगेट मेटल। ठीक है, और इस पाउडर के अंदर आपका टारगेट मेटल इस शक्ल में है, और अदर एलिमेंट्स इनको नहीं भूलना है। अदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, आयरन है और सल्फ़र है, ये अदर एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसी पाउडर के अंदर, और अर्दी मटेरियल, इसको कहते हैं गैंग्यू पार्टिकल्स इनको कहा जाता है। ये जो पत्थर होते हैं, मट्टी जो इसके अंदर, अभी तो सभी पिस गया ना, सब ग्राइंड कर दिया आपने, तो जो पत्थर है, मट्टी है, सब ग्राइंड हो चुका। तो ये पाउडर के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अब आपके जहन में पहली जो बात आएगी वो इसी की आएगी कि यार ये मट्टी को अलग किया जाए। सबसे पहले इसके अंदर जो मड है उसको अलग किया जाए। तो कंसंट्रेशन में आप क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं किसको, कॉपर कैल्कोपायराइट को फ्रॉम गैंग्यू पार्टिकल्स। सबसे पहले आप क्या करेंगे कंसंट्रेशन के अंदर, ये आपका टारगेट है कि आपको अलहदा करना है कैल्कोपायराइट को फ्रॉम गैंग्यू पार्टिकल्स के लिए। इसमें जो मेथड आप यूज़ करेंगे, कौन सा तरीका यूज़ करेंगे, किसको, इसको कहते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, इस मेथड का नाम है। अब प्रोसेस क्या होगा इस मेथड के अंदर जिसका नाम है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, इसमें आप करेंगे क्या, इसमें आपको चीज़ें क्या क्या चाहिए, थिंग्स कौन कौन सी चाहिए। इसमें सबसे पहले आपको वाटर चाहिए, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 आपको पाइन ऑयल चाहिए, और नंबर 3 आपको अपनी कैल्कोपायराइट पाउडर शक्ल में चाहिए। कैल्कोपायराइट जो है किस शक्ल में,
पाउडर शक्ल में चाहिए। और नंबर 4 आपको टैंक चाहिए, वाटर टैंक, बड़ा सा एक वाटर टैंक। प्रोसेस मैं आपको समझा देता हूँ। ये चीज़ें जब आपके पास आ गई, अब देखिए आपके पास जो है वो क्या है, एक साइड पे आपकी और पड़ी हुई है पाउडर की शक्ल में, एक साइड पे बड़ा सा टैंक है। आप क्या करेंगे, उस बड़े से टैंक के अंदर जो है वो पानी भर देंगे। पानी भरने के बाद उस बड़े से टैंक के अंदर आप पाइन ऑयल जो है वो भी डाल देंगे। और पाइन ऑयल अच्छी तरह उस पानी के अंदर डालने के बाद फिर आप ये जो आपकी कैल्कोपायराइट पाउडर की शक्ल में है, आप इसको भर देंगे। भरने के बाद आप क्या करेंगे, भरने के बाद यहाँ पर ज़रूरत है जिस चीज़ की, वो है एयर प्रेशर। एयर प्रेशर, ये जो वाटर टैंक है इसके अंदर ही ऐसा इंतज़ाम होता है कि हवा जो है प्रेशर से मारी जाती है। आपको पता है, आपको तजुर्बा है ये, आप जब चाय पीते हैं तो आप जो है अगर फूंक मारते हैं तो मारते रहें तो क्या बनेंगे, झाग बनेगा। इसी झाग को हम फ्रोथ कहते हैं, इसी झाग को हम फ्रोथ कहते हैं। तो ये झाग होता है जिसमें बबल्स होते हैं। तो इतने प्रेशर के साथ जब ये हवा जो है वो मारी जाती है इस टैंक के अंदर, जिसके अंदर पाइन ऑयल भरा हुआ है, पानी है, और आपकी कैल्कोपायराइड जो है पाउडर की शक्ल में आपने डाली हुई है, तो ये प्रेशर से जब आप एयर मारते हैं तो ये सारी की सारी कैल्कोपायराइड जो है वो मिक्स हो जाती है किसके साथ, किसके साथ, ऑयल के साथ। जो पाइन ऑयल होता है ना, वो सारा का सारा जो है उसके साथ ये चिपक जाती है। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा कि कैल्कोपायराइड के अंदर सिर्फ कैल्कोपायराइड जो है वो जाके पाइन ऑयल के साथ चिपक जाएगी। मट्टी, गारा, पत्थर, जो गैंगियो पार्टिकल्स हैं वो पाइन ऑयल के साथ नहीं चिपकेंगे। सिर्फ आपकी जो कैल्कोपायराइड है वो जो है वो चिपक जाएगी इस पाइन ऑयल के साथ। और पाइन ऑयल के साथ जब ये चिपक जाएगी, आप प्रेशर से एयर मार रहे हैं तो क्या होगा, बबल्स बनेंगे, झाग बनेगा। और ये बबल्स और झाग जब ऊपर आएंगे टैंक की सरफेस पे, ठीक है, टैंक की सरफेस पे जब ये ऊपर आएंगे तो फिर ये क्या लेके आएंगे आपको पता है। यहाँ मैं दिखाता हूँ, जैसे ये देखें, ये टैंक है, ठीक है, इसके अंदर आपने पानी डाल रखा है और यहाँ पर प्रेशर के साथ जब आप जो है वो एयर मार रहे हैं तो कैल्कोपायराइड जो है आपका, ये क्या होगा, पाइन ऑयल के साथ मिक्स हो जाएगा। किस शक्ल में, बबल्स की शक्ल में, बबल्स की शक्ल में, झाग की शक्ल में, जिसको हम कहते हैं क्या, फ्रोथ। इसको क्या कहते हैं, फ्रोथ। और यही झाग जो है, यही बबल्स जो हैं क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे। क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे, तैरेंगे। कहाँ तैरेंगे, इस सरफेस के ऊपर। इस सरफेस के ऊपर ये बबल्स जो है वो तैरना शुरू कर देंगे। याद रहे कि अब ये जो बबल्स आपको नज़र आ रहे हैं, जो फ्रोथ आपको नज़र आ रहा है, जो झाग आपको नज़र आ रहा है, इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें मट्टी नहीं है, इसमें गारा नहीं है, इसमें गैंगियो पार्टिकल्स नहीं है, बल्कि इसके अंदर आपका टारगेट जो है वो मौजूद है। और आपका टारगेट क्या है, ये कैल्कोपायराइट इसमें भरा हुआ है। अब आप क्या करेंगे, इस झाग को, इस फ्रोथ को, इस झाग को आप क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। जितना मट्टी, गारा, गैंगियो पार्टिकल्स होगा वो सब नीचे बैठ जाएगा, सब नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपने मट्टी, गारा, गैंगियो पार्टिकल्स को अलग कर लिया, वो नीचे बैठ गया, और आपका कैल्कोपायराइड जो है झाग की शक्ल में ये ऊपर मौजूद है। आपने ये सारा का सारा झाग जो है वो, फ्रोथ जो है वो आपने सेपरेट कर लिया। समझ में आ गई। ये आपका पहला स्टेप था, कौन सा वाला, कंसंट्रेशन वाला। कंसंट्रेशन का मतलब यही होता है कि अपने टारगेट चीज़ को एक जगह पर इकट्ठा कर लेना। आप क्लास में बैठे हुए उतने टीचर आपको बोलते नहीं हैं, आई नीड योर कंसंट्रेशन, मुझे आपकी तवज्जो चाहिए। क्यों कहता है वो, क्योंकि आप बातों में लगे हुए होते हैं, या कुछ और सोचने में लगे हुए होते हैं, या इधर उधर मस्तियों में लगे हुए होते हैं। मतलब आपकी तवज्जो जो है, आपकी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हुई हुई होती है मुख्तलिफ़ चीज़ों में, मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ के अंदर। तो आपका टीचर आपको बोलता है आई नीड योर कंसंट्रेशन, मतलब आपकी जो तवज्जो इधर उधर बिखरी पड़ी है ना, उस सबको आप इकट्ठा कर लें यहाँ मेरी आवाज़ पर। समझ में आ गई बात। तो ये आपने क्या किया है,
आपने भी यहाँ इकट्ठा किया है, कंसंट्रेट किया है अपने टारगेट को, जो कि कैल्कोपायराइट है। किस शक्ल में? इस फ्रोथ की शक्ल में, इस झाग की शक्ल में, और आपने इसको सेपरेट अलग कर लिया। अब ये आ गया, इसको फ्रोथ को आपने एक दूसरे ड्रम में डाल लिया, तो आपका ये स्टेप कंसंट्रेशन वाला हो गया। अब आप क्या करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, मट्टी गारे से, गेंग्यू पार्टिकल से तो आपने जान छुड़ा ली है। अब आपका टारगेट जो है, अब यहाँ पर अगला स्टेप शुरू होगा, जिसको हम क्या कहते हैं? रोस्टिंग कहते हैं। नंबर 4, रोस्टिंग। रोस्टिंग नाम से अंदाज़ा हो रहा हो कि अब आपको क्या करना है? रोस्ट करना है। रोस्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? हीट करेंगे। किसको हीट करेंगे? इस फ्रोथ को। फ्रोथ विच कंटेन्स कैल्कोपायराइट। ठीक है, अब आप इसको हीट करेंगे। अब एक बात जहन में रखिए कि यहाँ पर जो आप रोस्टिंग कर रहे हैं, ये किस जगह पे कर रहे हैं, किस जगह पे आप कर रहे हैं। ठीक है, एक रोस्टिंग किल्न, आप देसी ज़बान में इसको भट्टी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसी तरह की एक जो है वो भट्टी होती है, जिसके अंदर आप किसको डालते हैं? इस फ्रोथ को डालते हैं, इस झाग को जो है आप डाल देते हैं, और फिर क्या करते हैं? इसको आप हीट करते हैं, बहुत ज़्यादा हीट करते हैं। हीट करने पे यहाँ पे 2 काम होते हैं, लेकिन उन 2 कामों को समझने से पहले इस बात को समझ लीजिएगा, जो आप ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर इस फ्रोथ के अंदर सिर्फ ये आपका कैल्कोपायराइट ही मौजूद है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी भी इसके अंदर कैल्कोपायराइट भी है, प्लस इम्प्यूरिटीज़ भी मौजूद हैं। इम्प्यूरिटीज़ भी मौजूद हैं, कुछ और भी चीज़ें इसमें शामिल हैं। अभी तो सिर्फ आपने मट्टी वगैरह को ही अलग किया है। अभी इस कैल्कोपायराइट में से आपको कॉपर को अलग तो करना है, लेकिन कुछ इम्प्यूरिटीज़ और भी हैं इसके अंदर। ठीक है, ये जो इम्प्यूरिटीज़ हैं, ये कौन कौन सी हैं, ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। ये इम्प्यूरिटीज़ जो हैं वो कौन कौन सी हैं। बहरहाल अभी आप क्या करेंगे? अब आप इसको हीट करेंगे। हीट करने पे क्या होगा? हीट करने पे रिज़ल्ट क्या निकलेगा, ये ज़रा देख लें। हीट करने पे रिज़ल्ट जो है वो क्या निकलेगा? पहली बात तो बर्निंग ऑफ इम्प्यूरिटीज़ होगी। बर्निंग ऑफ इम्प्यूरिटीज़, जो बहुत सारी इम्प्यूरिटीज़ अभी इसमें मौजूद हैं वो क्या हो जाएंगी? वो बर्न आउट हो जाएंगी। दूसरा काम यहाँ पर क्या होगा? डीकम्पोजिशन का काम होगा। डीकम्पोजिशन, ये जो आपकी कैल्कोपायराइट है ये डीकम्पोज हो जाएगी, ये टूट जाएगी। डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्कोपायराइट इनटू, किस में टूट जाएगी? ये कॉपर सल्फाइड में टूट जाएगी, कॉपर सल्फाइड में टूट जाएगी, आयरन ऑक्साइड में टूट जाएगी। ठीक है, और सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस में टूट जाएगी। सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस तो देखें गैस है, ऑब्वियस सी बात है। जब यहाँ पर आप इसको हीट कर रहे हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो तो हवा में चली जाएगी, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड तो इस तरह से निकल गई। अब इसके अंदर क्या मौजूद होगा? इसके अंदर जो है वो कॉपर सल्फाइड प्लस आयरन ऑक्साइड जो है ये मौजूद होगा। कैल्कोपायराइट की कहानी ख़त्म हो गई। कैल्कोपायराइट जो है वो आपका डिकम्पोज हो गया, टूट गया। अब इस रोस्टिंग किल्न के अंदर, इस बर्तन के अंदर, इस भट्टी के अंदर ये 2 चीज़ें पड़ी हुई होंगी। ठीक है, कॉपर सल्फाइड और आयरन ऑक्साइड। ठीक है भाई, इसकी इक्वेशन भी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसकी इक्वेशन भी आप नोट कर लीजिए। दो मोल यहाँ पर दिखाए गए हैं कैल्कोपायराइट के। ठीक है, जब आप इसको हीट कर रहे हैं 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो फिर ये टूट रहा है किसके अंदर? कॉपर सल्फाइड, और 2 मोल जो हैं वो आयरन ऑक्साइड के, और 3 मोल जो हैं वो सल्फ़र डाइऑक्साइड के। ठीक है, कॉपर सल्फाइड। अब यहाँ पर देखें,
आसान सी बात है, आपका टारगेट कहाँ है? ये तो टूट गया ना कैल्कोपायराइट, इसमें इसमें इसमें, क्या ये आपका टारगेट है? नहीं, ये आपका टारगेट नहीं, आपका टारगेट है कॉपर। और ये क्या है? ये गैस है, ये गैस हवा में उड़ जाएगी। तो ये जो गैस हवा में उड़ रही है, तो सोचिए ज़रा ये लेके क्या जा रही है? वही जो अदर एलिमेंट्स हैं। सल्फ़र था ना, ये रहा कैल्कोपायराइट में सल्फ़र, देखें सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस की शक्ल में सल्फ़र जा रहा है, हवा में उड़ रहा है। आयरन जो है वो आयरन ऑक्साइड की शक्ल में अब मौजूद है, ये भी आपका टारगेट नहीं है, ठीक है, ये भी आपका टारगेट नहीं है। लेकिन ये क्या है? ये गैस नहीं है, ये सॉलिड है, आयरन ऑक्साइड ये सॉलिड है, और उसी भट्टी के अंदर ये मौजूद है अभी आयरन ऑक्साइड, किसके साथ? कॉपर। तो कुछ सल्फ़र जो है, कुछ सल्फ़र तो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस की शक्ल में निकल गई, कुछ सल्फ़र अभी भी हमारे टारगेट के साथ यहाँ पर अटैच हुई हुई है। Cu2 और S, ये सल्फ़र, इसको अलग करना है हमें, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। एक तो इसको अलग करना है, सल्फ़र को इस कॉपर से, ताकि हमारा टारगेट जो है वो अलग हो जाए। दूसरा, ये जो अभी इस मिक्सचर में मौजूद है आयरन ऑक्साइड, इसको भी हमें अलग करना है। अब अगला स्टेप जो है, ये रोस्टिंग वाला प्रोसेस हो चुका। तो रोस्टिंग के अंदर हमने क्या देखा? रोस्टिंग के अंदर हमने डीकम्पोजिशन देखी है इसकी, कैल्कोपायराइट की। किसके अंदर डीकम्पोज हुआ? कॉपर सल्फाइड, आयरन ऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस। सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस हमारी चली गई हवा में, ये यहाँ पर अभी इसका मिक्सचर मौजूद है। अब आपने इस मिक्सचर को यहाँ से निकालना है, और एक और जो है वो भट्टी में इसको लेके जाएंगे आप, ठीक है भाई। इसको यहाँ से आप लेके जाएंगे, और जब इस मिक्सचर को निकाल के आप एक दूसरी भट्टी में डालेंगे, तो वहाँ पर फिर स्टेप नंबर 5 जो है स्मेल्टिंग जिसको कहते हैं, वो शुरू हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा कि इसकी कहानी कैल्कोपायराइट की अब ख़त्म हो गई। ये रहा अब आपका बाकी मानदा सामान, और इसमें आपका टारगेट ये रहा, ठीक है। अब चलते हैं स्टेप नंबर 5 की तरफ, स्मेल्टिंग की तरफ। स्टेप नंबर 5, स्मेल्टिंग। अब आपने क्या करना है? इस मिक्सचर को आपने जो है वो, इस मिक्सचर को आपने किस में लेके जाना है? पहले कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए स्मेल्टिंग के लिए? एक तो ये मिक्सचर चाहिए कॉपर सल्फाइड का और आयरन ऑक्साइड का, ठीक है। ये मिक्स हुए हैं ना, दोनों के दोनों मिक्स हुए हैं। ये बात याद रखिएगा कि ये मिक्सचर है, ये मिक्स हुए हैं, ये मिक्सचर है, ठीक है। तो इस मिक्सचर को आपने लेना है, और आपको क्या चाहिए? और आपको जो है यहाँ पर चाहिए सिलिका नंबर 3, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये क्या है? सैंड है, रेत, ये आपको चाहिए, ठीक है। और आपको जो है नंबर 4 के ऊपर क्या चाहिए? कार्बन। कार्बन मतलब यहाँ पर क्या है? कोल, कोयला, वो आपको चाहिए। और नंबर 5 पे आपको एग्जैक्टली एक भट्टी चाहिए जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आप एक जगह पे पहुंचा सकें। उसको हम कहते हैं ब्लास्ट फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस। तो सपोज़ करें कि ये रहा आपका ब्लास्ट फर्नेस, और इसी ब्लास्ट फर्नेस के अंदर आप कॉपर सल्फाइड का जो मिक्सचर है ये डाल देंगे, कॉपर सल्फाइड प्लस आयरन ऑक्साइड। अच्छा, ये पिघला हुआ है, ये बात जहन में रखिएगा। ये मिक्सचर क्या है? ये मेल्ट हुआ हुआ है, पिघला हुआ है। ये आपने इसके अंदर डाला, इस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। उसके बाद आपने रेत जो है, सैंड, वो आपने इसके अंदर डाली, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और उसके बाद इसमें आपने कोयला जो है वो भी आपने बहुत सारा डाल दिया। अब क्या करेंगे? अब आप इसको हीट करेंगे, इस सारे मिक्सचर को आप हीट करेंगे, बहुत ज़्यादा हीट करेंगे। यहाँ पर जो आपने कार्बन डाला है ना, कोयला जो आपने इस मिक्सचर के अंदर डाला है, उसका मकसद ही ये है, क्योंकि जब आप हीट करेंगे तो ये कोयला जो है अंदर ये जलेगा, ये जलेगा तो इससे क्या होगा? और हीट प्रोड्यूस होगी, और इस ब्लास्ट फर्नेस का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 1200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाएगा। बहुत हाई टेम्परेचर होगा, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा। और इतने हाई टेम्परेचर के ऊपर यहाँ पर ये जो आपने पिघला हुआ मिक्सचर
जो आपने डाला था ना पिघला हुआ मिक्सचर, इस पिघले हुए मिक्सचर के ऊपर आपको कुछ गंदगी नज़र आएगी, वाज़े तौर पे आपको कुछ गंदगी ऊपर इसके बनती हुई नज़र आएगी। ये जो गंदगी है ना, ये जो गंदगी है, ये जो गंदगी है जिसको स्कम कहते हैं, ये जो गंदगी है स्कम है, ठीक है। ये जो इस मोल्टन मिक्सचर के ऊपर बन रही है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको स्लैग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको स्लैग कहते हैं। तो आपकी यहाँ पर अब इसमें क्या पोजीशन है कि ये मोल्टन स्टेट के अंदर है, मोल्टन स्टेट में है, ये पिघला हुआ है, ठीक है, ये लिक्विड हो चुका है, और इसी लिक्विड के ऊपर आपको गंदगी नज़र आएगी, ठीक है, स्कम नज़र आएगा। ये जो गंदगी है ये क्या है? ये अभी मैं बताता हूँ आपको, जिसको हम स्लैग कहते हैं, ठीक है। अभी इक्वेशंस बनाऊंगा तो आपको पता चलेगा। ये स्टेप बड़ा अहम है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। दोबारा बताता हूँ, ये क्या है? ये आपका मोल्टन स्टेट, ये पिघला हुआ लिक्विड है आपका, आपने ठीक ठाक टेम्परेचर दिया है यहाँ पर। याद रहे कि इसके अंदर आपका ये पहले से पिघला हुआ मिक्सचर था, ठीक है, जो आपने इसमें डाला था। आपने रेत इसमें डाली थी और आपने कार्बन कोयला इसमें डाला था और हीट दी थी, और टेम्परेचर इतना पहुँच गया था। और इतने टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा कि ये जो आपका मिक्सचर है, ये जो मोल्टन मिक्सचर है आपका, इसको मैं कहता हूँ मोल्टन मिक्सचर जो है, ये मोल्टन मिक्सचर जो है वो आपको, इसी मोल्टन मिक्सचर के ऊपर आपको यहाँ पर, इसी के ऊपर, इसकी सरफेस के ऊपर कुछ गंदगी आपको ज़ाहिर होती हुई नज़र आएगी। अलग से ही पता लग जाएगा, ब्लैक ब्लैक गाढ़ा गाढ़ा सा लिक्विड जो है ऊपर बन रहा होगा। अब यहाँ ये दो किस्म के लिक्विड होगा, ये बात जहन में रखिएगा। एक लिक्विड वो है जो कि इसके ऊपर ये ब्लैक ब्लैक सा बन रहा है, जिसको मैंने क्या नाम दिया? स्लैग का नाम दिया। दूसरा लिक्विड कौन सा? इसके नीचे मौजूद है। ये जो नीचे वाला लिक्विड है इसको हम कहते हैं मैट। इसको क्या कहते हैं? मैट। तो यहाँ पर अब दो किस्म के लिक्विड्स हो गए, ठीक है। एक लिक्विड वो है जो ऊपर ज़ाहिर हो रहा है, जिसको मैं गंदगी कह रहा हूँ, जिसको मैं स्लैग कह रहा हूँ, और दूसरा लिक्विड जो है वो नीचे है। इसी नीचे वाले लिक्विड जिसको मैं मैट कह रहा हूँ, नीचे वाले लिक्विड जिसको मैं मैट कह रहा हूँ, इसी के ऊपर ये दूसरा लिक्विड जो है वो स्लैग आपको नज़र आ रहा है। ये स्लैग क्या है? जो ऊपर नज़र आ रहा है। और इसके नीचे जो मैट लिक्विड है ये क्या है? ये अभी मैं आपको बताता हूँ, इन दोनों का बताता हूँ मैं आपको, नोट कर लें पहले। जब आपने इसको हीट किया बहुत ज़्यादा, कार्बन कोयले का काम तो सिर्फ जलना था, ठीक है, कि इसका टेम्परेचर जो है वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाए। तो कार्बन कोयले का काम सिर्फ हीट पहुँचाना था कि इतना टेम्परेचर हो जाए, और कोई काम नहीं। अब इसके अंदर ये जो आयरन ऑक्साइड है ये इस सल्फ़र डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। आयरन ऑक्साइड जो है ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? सल्फ़र डाइऑक्साइड यानी कि रेत के साथ जो है वो रिएक्ट करेगा। टेम्परेचर कितना है? 1200 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसके नतीजे में क्या बनेगा? आयरन सिलिकेट। आयरन सिलिकेट, आयरन सिलिकेट। ये आयरन सिलिकेट जो बन रहा है ना, यही असल में वो स्लैग है। ये आयरन सिलिकेट जो बन रहा है ना, ठीक है, यही क्या है? ये स्लैग है ऊपर। और आप ख़ुद देख लें, ये स्लैग जो है, जिसको मैं गंदगी कह रहा हूँ, जो कि इस नीचे वाले लिक्विड के ऊपर सरफेस पे ये आ चुकी है स्लैग, क्या ये हमारे काम की है? पहली बात आप देखें, आयरन ऑक्साइड आपके काम का नहीं था ना, नहीं था ना। इसको आपने निकालना था ना। इसको निकालने का तरीका क्या किया आपने कि इसमें आपने सिलिका, रेत डाली, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, उसने इसके साथ रिएक्ट किया और उसके नतीजे में क्या बना? आयरन सिलिकेट। क्या ये आयरन सिलिकेट आपके काम का है? क्या इसमें आपका टारगेट है? नहीं, इसमें आपका टारगेट नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, आप इसको निकालना चाहेंगे, आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, ये ख़ुद ही ऊपर आ जाएगा, ये ख़ुद ही ऊपर ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगा यहाँ ढेर की शक्ल में। और इसी आयरन सिलिकेट को हम स्लैग कहते हैं। आप क्या करेंगे? आप इसको ऊपर से रिमूव करते जाएंगे, ऐसे रिमूव करते जाएंगे, हीट देते चले जाएंगे। ऊपर जो है वो
आयरन जो है, आयरन ऑक्साइड जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होके आयरन सिलिकेट बन के स्लैग बन के ऊपर आता जाएगा और यहाँ से रिमूव होता जाएगा। यहाँ से रिमूव आप इसको करते रहेंगे, यहाँ से रिमूव करते रहेंगे, सरफेस से हटाते रहेंगे। तो आपने क्या किया, आपका टारगेट तो ये था ना, इससे पहले आपने क्या डाला था इसके अंदर, आपने कॉपर सल्फाइड डाला था और आयरन ऑक्साइड डाला था, इसको ही निकालना चाह रहे थे ना। देखें ये किस तरह से निकल गया आयरन सिलिकेट स्लैग बन के। और नीचे वाला जो लिक्विड है अब वो क्या होगा, अब तो आयरन ऑक्साइड निकल चुका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड वो भी निकल चुका, कार्बन ऑलरेडी ख़त्म हो चुका, जल चुका कार्बन। अब पीछे बचा क्या है, पीछे ये बचा है आपका कॉपर सल्फाइड, जिसको आपने क्या नाम दिया, मैट का। तो ये मैट जो है, ये मैट जो है ये क्या है, मोल्टन स्टेट ऑफ कॉपर सल्फाइड। अब आप यही बोलेंगे सर ये मैट, एक ऑब्वियस सी बात है कॉपर सल्फाइड ही है बस, और तो कुछ नहीं है। नहीं नहीं, प्लस इम्प्यूरिटीज़, अभी भी इसमें कुछ इम्प्यूरिटीज़ हैं जी। ये इम्प्यूरिटीज़ जो हैं ये इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ती, ठीक है, अभी भी इसमें इम्प्यूरिटीज़ हैं। तो ये मैट जो है इसमें आपका ये टारगेट है कॉपर सल्फाइड, प्लस अभी भी इसमें कुछ इम्प्यूरिटीज़ हैं। अब ये मैट आपको साइड में करना है। यहाँ से जो है वो स्टेप नंबर 6 बेसिमराइजेशन जो है वो शुरू होगा। आप इस मैट को लेंगे और किस में लेके जाएंगे, एक और भट्टी के अंदर, ठीक है, और वहीं से बेसिमराइजेशन का प्रोसेस शुरू होगा। स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6 बेसिमराइजेशन। बेसिमराइजेशन, ठीक है। अपरेटस क्या चाहिए आपको, अपरेटस ये नाशपाती की शक्ल का होता है, पियर शेप्ड, पियर शेप्ड जो है, पियर शेप्ड जो है कन्वर्टर होता है, हम इसको कहते हैं बेसिमर, बेसिमर कन्वर्टर। ये किस तरह की शक्ल का होता है, आपकी बुक में इसकी पिक्चर भी बनी हुई है, इस तरह का होता है, ठीक है, ये इस तरह का होता है, नाशपाती की शक्ल का, पियर शेप्ड का। इसके अंदर आप वो जो है मैट जो है वो डाल देंगे, पिघला हुआ सारा का सारा मैट जो है डाल देंगे। याद रहे इसके अंदर क्या है, कॉपर सल्फाइड प्लस इम्प्यूरिटीज़, प्लस इम्प्यूरिटीज़। जब आप इस बेसिमर कन्वर्टर के अंदर अपना ये मैट आप डाल देंगे और यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर हीट करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है, हीट करेंगे। तो जैसे ही आप इस लिक्विड को, इस मैट को जब आप जो है वो हीट करना शुरू करेंगे तो ये जो कॉपर सल्फाइड है इसके अंदर पार्शली ब्रेक हो जाएगा, पार्शली जो है वो ब्रेक हो जाएगा। पार्शली का मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, पूरा का पूरा ब्रेक नहीं होगा, बल्कि इसमें से कुछ जो है वो ब्रेक होके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। अब इसके अंदर जब आपने इसको हीट किया, कॉपर सल्फाइड जो है वो ब्रेक होके थोड़ा सा, पूरा नहीं, ये बात याद रखिएगा, पार्शली जो है वो ये ब्रेक होके किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर ऑक्साइड के अंदर। अब जैसे जैसे ये कॉपर सल्फाइड आप हीट कर रहे हैं ना, ये ब्रेक होता रहेगा, होता रहेगा, कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट होता रहेगा। ये कॉपर ऑक्साइड बनेगा और ये दोबारा रिएक्ट करेगा बाकी मांदा बचे हुए कॉपर सल्फाइड के साथ, ठीक है। जो कॉपर सल्फाइड बच गया है उसके साथ ये कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करेगा और उसके नतीजे में हमारा टारगेट मेटल हमें मिलेगा कॉपर। इसकी इक्वेशन मैं यहाँ लिखता हूँ, आप देखिए, 2 मोल जो हैं वो कॉपर सल्फाइड के
सॉरी मैं इसको सही नहीं लिख पाया, 2 मोल जो हैं वो कॉपर सल्फाइड के वो रिएक्ट करेंगे, 1 मोल जो है वो, सॉरी ये 2 मोल जो हैं वो कॉपर ऑक्साइड के वो रिएक्ट करेंगे 1 मोल कॉपर सल्फाइड के साथ, और इसके नतीजे में बनेंगे 6 मोल कॉपर के और सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो इसी के अंदर जब ये इनका आपस में रिएक्शन होगा तो उसके नतीजे में क्या बनेगा वो देखें, इक्वेशन मैंने बना ली यहाँ पर। ये आपका टारगेट अलग हो गया, ये आपका टारगेट अलग हो गया। 6 कॉपर के आयन जो है ये इस तरह, 6 को हटा दें भले, ये आपका कॉपर अलग हो गया, और सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस जो है ये बनेगी इसी बेसिमर कन्वर्टर के अंदर, और इसका तो मसला नहीं है, तो गैस है, ये क्या होगा, ये यहाँ से निकलेगी, ये यहाँ से निकलेगी, ठीक है, और ये निकलती रहेगी, निकलती रहेगी। आप मुस्तकिल हीट करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, कॉपर सल्फाइड जो है वो कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट होता जा रहा है, और कॉपर ऑक्साइड दोबारा कॉपर सल्फाइड से, बचे हुए कॉपर सल्फाइड से रिएक्ट करता जा रहा है, करता जा रहा है, उसके नतीजे में कॉपर बनता जा रहा है, और सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस जो है वो निकलती जा रही है, निकलती जा रही है। सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस निकलती रहेगी, निकलती रहेगी, निकलती रहेगी। अब सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस जब इस लिक्विड में से बाहर निकलेगी, आप देखें, आपको भी तजुर्बा है ये, ठीक है, आप घर में हलवा वगैरह या बनाते हैं कोई चीज़, ठीक है, आप हलवा वगैरह बनाते हैं तो आप देखें, अम्मी वगैरह से पूछें, बहन से पूछें, तो वो जब बॉयल होने लगता है तो बुलबुले बनते हैं ऊपर, ऐसा होता है ना, हलवा वगैरह बनाते हैं तो वो जो लिक्विड होता है उसके ऊपर सरफेस पे बुलबुले बनते हैं इस तरह से। तो ये बुलबुले क्यों बन रहे हैं, उस हलवे की अंदर से गैस जो है वो निकल रही है, और गैस जो है निकल रही है ऊपर से, सरफेस में से जब वो गैस बाहर निकल रही है तो आपको उस हलवे की सरफेस के ऊपर बुलबुले बनते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये जो बुलबुले बनते हैं ये पता है किसकी शक्ल के होते हैं, ब्लिस्टर्स की शक्ल के होते हैं, ब्लिस्टर, ब्लिस्टर, ब्लिस्टर को उर्दू में कहा जाता है छाले, छाले। अगर कभी आपको इत्तेफाक हुआ हो, अल्लाह ना करे वैसे ऐसा इत्तेफाक हो, अगर आप पैदल जो है कोई बहुत ज़्यादा चलेंगे, बहुत ज़्यादा नंगे पैर आप चलेंगे, तो आप देखेंगे आपके पैरों पे छाले पड़ जाएंगे, गोल गोल से शक्ल के छाले, ब्लिस्टर्स जो हैं आपके पैरों पे पड़ जाते हैं। ऐसे ही गोल गोल शक्लों की चीज़ें जो है वो यहाँ पर इसकी सरफेस पे हमें नज़र आएंगी, इसकी सरफेस पे हमें जो है वो ऐसे ही गोल गोल शक्लें जो है वो नज़र आएंगी, क्योंकि ये शक्लें बिल्कुल छालों जैसी हैं, ब्लिस्टर्स जैसी हैं, ठीक है। इसीलिए ये जो कॉपर हमें हासिल होता है, इस कॉपर को हम कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर। क्या कहते हैं, ब्लिस्टर कॉपर। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ब्लिस्टर कॉपर कहा जाता है। अब सोचिए ज़रा कि इसके अंदर अब बचा क्या है, क्या डाला था आपने, मैट डाला था ना, मैट में क्या क्या था, सल्फ़र, कॉपर सल्फाइड प्लस जो है क्या था, इम्प्योरिटीज़ थी, इम्प्योरिटीज़ की तो अभी मैं बात नहीं कर रहा। और जब आप इसको हीट कर रहे थे तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा था, कॉपर ऑक्साइड में, और फिर ये आपस में रिएक्ट कर रहे थे दोनों, उसके नतीजे में क्या मिल रहा था आपको, प्योर कॉपर। तो ये रिएक्शन जब चलता रहेगा, प्योर कॉपर प्लस सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस, तो ये रिएक्शन चलता रहेगा, चलता रहेगा, तो आखिर में क्या होगा कि सारा कॉपर सल्फाइड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सारा कॉपर सल्फाइड भी कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड में, और कॉपर ऑक्साइड इसके साथ मिलके सल्फ़र में, इसमें कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन द लास्ट इसके अंदर आपको ये पूरा का पूरा जो चीज़ आपके सामने बचेगी ना, वो कॉपर बचेगी, कॉपर, ठीक है। ऐसा कॉपर जिसके सरफेस पर आपको ये ब्लिस्टर्स नज़र आ रहे हैं, इसीलिए इसको आप कहेंगे ब्लिस्टर कॉपर, ठीक है। ये 99% प्योर होता है, 99% ये ब्लिस्टर कॉपर जो है वो प्योर होता है। लेकिन अब भी आप इस ब्लिस्टर कॉपर को जो है वो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में, बिजली के कामों में इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि मैं एक वर्ड बार बार बोलता हुआ आ रहा हूँ कि अभी भी इसमें इम्प्योरिटीज़ शामिल हैं, इम्प्योरिटीज़ शामिल हैं। तो इम्प्योरिटीज़ शामिल हैं, तो अब क्या करेंगे, आप ब्लिस्टर कॉपर को रिफ़ाइन करेंगे। ये आपका आखिरी स्टेप आ जाता है जिसमें आप ब्लिस्टर कॉपर को रिफ़ाइन करते हैं ताकि इसके अंदर जितनी इम्प्योरिटीज़ हैं वो निकल जाए। अब ये इम्प्योरिटीज़ कौन कौन सी हैं,
ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। रिफाइनिंग का प्रोसेस होगा, रिफाइनिंग, और रिफाइनिंग में आप क्या करेंगे, इम्प्योरिटीज रिमूव करेंगे, रिमूव इम्प्योरिटीज, रिमूव इम्प्योरिटीज। और कैसे करेंगे, मेथड जो आप यूज़ करेंगे कौन सा यूज़ करेंगे, वो करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस का, इलेक्ट्रोलाइसिस का। अब जिन बच्चों को इलेक्ट्रोलाइसिस का मेथड क्लियर नहीं है ना, वो तो सर पकड़ के बैठ जाएंगे, सर पता नहीं दोबारा ये इलेक्ट्रोलाइसिस समझना पड़ेगा। भाई एक दफ़ा समझ लीजिए, इस पे वीडियो बना चुका हूँ मैं, लिखिए इलेक्ट्रोलाइसिस बाय रटना नहीं, समझना है। इलेक्ट्रोलाइसिस का पूरा प्रोसेस आ जाएगा, बहुत सारी वीडियोज़ बनाई है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोसेस होगा उसमें आप क्या करेंगे, रिफाइनिंग का प्रोसेस हो जाएगा। रिफाइन का मतलब होता है छान के साफ़ कर देना, छान के साफ़ कर देना, रिफाइनिंग का मतलब ये होता है। इसमें आप इम्प्योरिटीज़ जो है वो रिमूव करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से। और इसके लिए क्या करेंगे आप, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा, ठीक है। और आपको पता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है, इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स। यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स जो होंगे, और इलेक्ट्रोड्स दो तरह के होते हैं, आपको पता है, एनोड और कैथोड। एनोड जो है पॉजिटिव होता है और कैथोड जो है वो नेगेटिव होता है। यहाँ पर जो आप एनोड बनाएंगे, एनोड किसको बनाएंगे, एनोड किसका बना होगा, ब्लिस्टर कॉपर का बना होगा, ब्लिस्टर कॉपर का बना हुआ होगा, ठीक है। और कैथोड जो होगा वो प्योर कॉपर का होगा, प्योर कॉपर का होगा ये। और ये थिन होगा, ये बेचारा पतला सा होगा, थिन शीट्स होंगी इसकी, पतली सी शीट्स होंगी, थिन शीट्स होंगी प्योर कॉपर की, जो कि कैथोड है। और ये एनोड जो है ब्लिस्टर कॉपर, ये थिक आपको नज़र आएगा। यहाँ पर मैं बना भी देता हूँ, ये देखें, ये पतला से जो आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, और ये मोटे से जो आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, ये मोटा सा जो है वो क्या है, ब्लिस्टर कॉपर, ब्लिस्टर कॉपर, ब्लिस्टर कॉपर, BC, ब्लिस्टर कॉपर। और ये जो पतला वाला नज़र आ रहा है आपको, ये प्योर कॉपर है, PC, प्योर कॉपर, ठीक है। और ये जो शीट्स हैं, ये जो ब्लॉक्स आपने बनाए हुए हैं ब्लिस्टर कॉपर के और प्योर कॉपर के, इनको आप किस में रखेंगे, ये सल्यूशन होगा, ठीक है। ये सल्यूशन किसका होगा, कॉपर सल्फेट का होगा, सल्यूशन किसका होगा, ये कॉपर सल्फेट का सल्यूशन होगा। इस कॉपर सल्फेट के सल्यूशन के अंदर यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर इसको बिजली से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये बैटरी से कनेक्ट करेंगे। बैटरी के दो पोल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो आपने क्या करना है, इस ब्लिस्टर कॉपर को आपने एनोड बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। तो फिर क्या करें कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के एक तार जो आप निकाल रहे हैं, इसको ले जाके आप इस ब्लिस्टर कॉपर से कनेक्ट करें, और इसी तार को फिर आप जो है वो इस दूसरे वाले ब्लिस्टर कॉपर से भी आप कनेक्ट कर दें, और इसी तार को ले जाके आप तीसरे वाले ब्लिस्टर कॉपर से भी कनेक्ट कर दें। तो ये ब्लिस्टर कॉपर वाले जो ब्लॉक्स हैं ये क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव एनोड, पॉजिटिव एनोड, पॉजिटिव एनोड, ठीक है। और ये नेगेटिव टर्मिनल से तार आप निकालेंगे, इसको आप पतले वाले प्योर कॉपर से कनेक्ट कर दें, ये नेगेटिव हो जाएगा। इसका दूसरा हिस्सा इससे कनेक्ट कर दें, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। इसका तीसरा हिस्सा इससे कनेक्ट कर दें, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। और ये सल्यूशन कौन सा है, कॉपर सल्फेट का सल्यूशन है। तो आपने प्योर कॉपर को बना दिया कैथोड और ब्लिस्टर कॉपर को आपने बना दिया एनोड। जैसे ही आप बैटरी से कनेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये जो ब्लिस्टर कॉपर है, ठीक है, इसमें से कॉपर के एटम्स जो हैं वो अलग होना शुरू हो जाएंगे। कॉपर के आयंस, ये वाले कॉपर के आयंस, ये कॉपर के आयंस बन कैसे रहे हैं, इसके अंदर क्या है, कॉपर का एटम है। अब कॉपर के एटम और कॉपर के आयन में फ़र्क ज़रा समझ लें आप। कॉपर का जो एटम है, ठीक है, और ये कॉपर का जो आयन है, इसमें और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लेस, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लेस, इसमें
2 इलेक्ट्रॉन कम है इस कॉपर के आयन में, +2 इसीलिए लिखा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें कम है। तो ये जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम नहीं थे तो ये क्या था, ये कॉपर का एटम था ये वाला, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरे थे। तो इसमें से असल में 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए इस कॉपर के एटम में से, और 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये कॉपर का एटम जो है वो ये कॉपर का आयन बन गया, और यही यहाँ पर आपको कॉपर के आयन जो है वो इस सॉल्यूशन में नज़र आ रहे हैं। तो हर एटम जो है वो 2-2 इलेक्ट्रॉन्स अपने लेस करता जाएगा। अब ये 2 जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेस हो रहे हैं ये जा कहाँ रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से निकल के, क्योंकि ये कॉपर के एटम यहाँ से निकल रहे हैं ना, इधर से टूट टूट के गिर रहे हैं ये कॉपर के एटम इस सॉल्यूशन के अंदर, लेकिन जैसे जैसे ये कॉपर के एटम गिर रहे हैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ जाते हैं इसी ब्लिस्टर कॉपर की ब्लॉक के ऊपर, और यही 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से 2-2 इलेक्ट्रॉन 2-2 इलेक्ट्रॉन 2-2 इलेक्ट्रॉन, ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से कहाँ आते हैं, ये यहाँ पर आ जाते हैं इसके ऊपर। ये जो प्योर कॉपर कैथोड है यहाँ आ जाते हैं, दूसरा जो प्योर कॉपर कैथोड है यहाँ आ जाते हैं, तीसरा जो प्योर कॉपर कैथोड है यहाँ पर आ जाते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं मतलब 2-2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने ज़्यादा यहाँ से एटम्स जो हैं वो टूट टूट के गिरते रहेंगे, 2-2 इलेक्ट्रॉन्स अलग होते रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स यहीं पर रह जाएंगे और कॉपर के आयंस जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो इतनी मोटी ब्लॉक है ना ब्लिस्टर कॉपर की, ये बेचारी पतली होना शुरू हो जाएगी, ये पतली होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और ये जो कैथोड है प्योर कॉपर वाली पतली शीट थी ये मोटी होना शुरू हो जाएगी। क्या हो गया कि ये ब्लिस्टर कॉपर जो था ये पहले शुरू में इतनी मोटी थी, फिर ये इतनी पतली हो गई, क्योंकि भाई इसमें से कॉपर निकल रहा है ना, इसमें से कॉपर निकल रहा है आयंस की शक्ल में, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहीं छोड़ के, और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स 2-2 के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ छोड़ रहे हैं वो भी यहीं नहीं रुक रहे, बल्कि वो यहाँ से इसके पास आ जाते हैं, इसके पास आ जाते हैं। ये जितने पतले पतले कैथोड थे प्योर वाले ये सब बेचारे मोटे हो जाएंगे, ये सब मोटे हो जाएंगे, और ये जितने मोटे मोटे जो है ब्लिस्टर कॉपर वाले एनोड थे ये पतले पतले हो जाएंगे, ऐसे ये पतले पतले हो जाएंगे। देखें कितना मोटा सा है, ये पतला हो जाएगा। तो ये क्यों पतला हो रहा है और ये क्यों मोटे हो रहे हैं, उसकी वजह यही है कि यहाँ ये पतला सा था प्योर कॉपर वाला जो है वो कैथोड, अब ये मोटा हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ तो जमा हो रहा है ना, कि क्या खा रहा है ये जो पहले इतना पतला था फिर ये इतना मोटा हो गया, ये कॉपर के एटम्स जो हैं इसके पास और आ रहे हैं, और कॉपर के एटम्स इसके पास जमा हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये पतला सा कैथोड जो है ये मोटा होता जा रहा है। और इसके पास कॉपर के एटम कहाँ से आ रहे हैं, कॉपर के एटम नहीं आ रहे बेसिकली, ये कॉपर के आयंस जो हैं ये सब आ रहे हैं इसके पास भी आ रहे हैं, यहाँ दूसरा वाला जो पतला वाला था उसके पास भी जा रहे हैं, तीसरा वाला जो पतला वाला था उसके पास भी आ रहे हैं। तो ये कॉपर के आयंस जो हैं तीनों सारे आयंस जो हैं ये कहाँ जाएंगे, ये पतले पतले कैथोड जो हैं प्योर वाले उनके पास जाएंगे। क्यों जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए जो इन्होंने छोड़ दिए थे जब ये ब्लिस्टर कॉपर से अलग हुए थे, यहाँ से अलग हुए थे ना, मोटे वाले ब्लिस्टर कॉपर एनोड से अलग हुए थे ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने यहाँ छोड़ के, और वही 2 इलेक्ट्रॉन्स घूम के किन के पास चले गए थे, पतले वाले कैथोड के पास। वही इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए ये सारे कॉपर के आयंस यहाँ पर इकट्ठे होंगे, और जब ये इकट्ठे होंगे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो ये क्या बन जाएंगे, कॉपर का एटम बन जाएगा। और ये धीरे सारे कॉपर के एटम्स यहाँ जब जमा होते रहेंगे तो इसको हम दूसरा नाम देंगे, कॉपर का मेटल जो है वो जमा हो रहा है, वो प्योरेस्ट फॉर्म वाला जो कैथोड था वो और मोटा होता जा रहा है, मतलब उसके ऊपर और कॉपर जो है वो आता जा रहा है आता जा रहा है। और ये जो ब्लिस्टर कॉपर था इसमें जितनी इम्प्योरिटीज़ थी सब की सब जो है वो नीचे इधर इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के इधर यहाँ पर ये गिरना शुरू हो जाएंगी। सारी इम्प्योरिटीज़ जो गंदगी थी, ये था वो था, सारी इम्प्योरिटीज़ थी यहाँ पर जमा होनी शुरू हो जाएंगी। इस गंदगी को एनोड मड का नाम दिया जाता है, एनोड मड का, ठीक है भाई। तो इस तरह से आपने क्या किया, आपने जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस की मदद से ब्लिस्टर कॉपर में से प्योर कॉपर को अलग कर लिया इस तरह से, ठीक है। अब इसकी जो है वो आप क्या करें, इसके वो
केमिकल इक्वेशंस जो हैं सिर्फ बस वो आप नोट कर लीजिए, लेक्चर तो तमाम हो गया, लेकिन केमिकल इक्वेशंस जो हैं उनको ज़रा आपको नोट करना ज़रूरी है ताकि बात ये तमाम हो जाए। सबसे पहले क्या हुआ था, कॉपर आयन और 2 इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था, याद है ना आपको, इसको ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कहते हैं, ऑक्सीडेशन। और ये कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था एट एनोड। और एनोड जो है वो क्या था, याद है आपको, ये ब्लिस्टर कॉपर था, मोटा वाला, स्टार्टिंग में ब्लिस्टर कॉपर था। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ था, यही कॉपर के आयंस जो है कहाँ गए थे, ये कॉपर के आयंस जो है ये कॉपर के एटम बने थे, लेकिन कहाँ बने थे, कैथोड के ऊपर। इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए थे और कॉपर का एटम बना था। और ये कहाँ पर हुआ था, इसको हम कहते हैं रिडक्शन का प्रोसेस हुआ था, रिडक्शन एट कैथोड। याद है ना, कैथोड क्या था, ये वो पतले वाले जो है वो प्योर कॉपर, वो पतला वाला, ये वहाँ पे कॉपर के आयंस चले गए, वहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लिया और कॉपर का एटम जो है वो बन गया यहाँ पर। ऑक्सीडेशन जो है इसकी कई डेफिनेशंस हैं, ठीक है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, ये मैंने आपको केमिकल इक्वेशंस जो हैं वो भी लिख दी। तो ये तमाम हुआ। अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर पार्ट 6 ही होगा, वो ये बात याद रखिएगा, वो मैंने छुड़वा दिया था, पार्ट 6A होगा। उसके अंदर डायरेक्टली हम जो है वो क्या करेंगे, हम नोमेनक्लेचर करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, जिनको कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस भी कहते हैं, उनके नोमेनक्लेचर करेंगे डायरेक्टली पार्ट 6A में। पार्ट 6B के अंदर जितनी भी काम की चीज़ें हैं जो शुरू में उन्होंने दे रखी हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने ये जो थ्योरी दी हुई है पेज नंबर 43 पे, ये लिगेंड्स क्या होते हैं, और ये जो हमारे पास मोनोडेंटेट क्या है, बाइडेंटेट क्या है, पॉलीडेंटेट क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें भी आपके लिए ज़रूरी हैं, लेकिन हम इनको करेंगे दूसरे पार्ट में, पार्ट 6B में। ठीक है भाई। उसके बाद हम जो है सेल्फ असेसमेंट करेंगे सारे चैप्टर के, फिर MCQs करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, फिर चैप्टर नंबर 3 की तरफ चलेंगे। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।